बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 28 सितंबर और दिन है हफ्ते का। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज के रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से जलसा किया जाना था लियाकत बाग में, लेकिन पहले तो जलसे की इजाज़त ना दी गई। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब एहतजाज की कॉल दे दी तो पूरे शहर को बंद कर दिया गया। और पहली मरतबा मैं ये देख रहा हूँ रावलपिंडी में ऐसा कि ना सिर्फ रोड्स को बंद किया गया, बल्कि जो छोटी छोटी गलियां हैं उन गलियों के सामने भी रुकावटें खड़ी की गई और उन गलियों से भी रस्तों को बंद किया गया। यानी कि इस चीज़ से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये जो हुकूमत है ये किस कदर डरी हुई है और इमरान खान साहब की एक एहतजाज की कॉल से ये कितना ज़्यादा खौफज़दा है, या मेरे ख़्याल से ये मेंटली तौर पर कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं कि इमरान खान साहब को एहतजाज की जो कॉल दी गई है, कहीं इमरान खान अवाम जो है वो बाहर निकल गई और कहीं अडयाला जेल ना पहुँच जाए इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए। तो ये इस हुकूमत की इस वक्त की सोच है। बहरहाल जी, पूरे रावलपिंडी शहर को बंद किया गया। रावलपिंडी के छोटे छोटे जो बाज़ार थे वहाँ पर भी कंटेनर्स या वो जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं उनको लगाया गया और रास्तों को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया गया। जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, मतलब है कि इवन के इस फस्तायत के दौर में भी रावलपिंडी में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा, पीछे भी एहतजाज होते रहे हैं, कि गलियों के सामने भी रुकावटें खड़ी की गई हों और गलियों को भी बंद किया गया हो। जो मरी रोड है जहाँ पर लियाकत बाग भी वाक़े है, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले जलसा करना था और फिर एहतजाज भी वहाँ पर करना था। और ज़रा सोचें कि इमरान खान साहब जो एहतजाज की कॉल दी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे ये एहतजाज रहता और उसके बाद एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद जो लोग थे वो वापस चले जाते। लेकिन ये रास्ते बंद करके इस एहतजाज को कामयाब तरीन बनाने में एक तरह से हुकूमत ने मदद की। और मौक़िफ़ क्या अपनाया जी हुकूमत ने कि हम एहतजाज की आड़ में सड़कें बंद नहीं करने देंगे, और ख़ुद पूरा जो रावलपिंडी शहर है इससे बंद किया। ना सिर्फ रावलपिंडी शहर को बल्कि आधा इस्लामाबाद भी बंद किया गया और गलियों तक जो रुकावटें थी वो डाली गई। और इवन के जो आम लोग रावलपिंडी के शहरी हैं जिन्होंने अपने काम काज पे जाना है या कारोबार के लिए अपनी दुकानों के लिए जाना है, तो उनको भी जो मुश्किलात थी, मुश्किलात क्या बल्कि वो भी अपने घरों तक ही मैसूर होकर रह गए। और फिर इसके अलावा एक और जो मंजरनामा देखा गया जी वो ये कि ये जो पूरा मरी रोड है रावलपिंडी का, यानी कि सदर से लेकर फैज़ाबाद तक ये मरी रोड रावलपिंडी का कहलाता है और यहीं दरमियान में लियाकत बाग का भी मकाम है। तो ये जो मेट्रो बस है, क्योंकि मरी रोड के ऊपर जो है वो पूरा पुल बनाया गया सदर से लेकर और फैज़ाबाद तक, और वहाँ ऊपर जो मेट्रो बस है वो चलती है। तो उस मेट्रो बस की जगह पर एक तो मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल की गई, मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल की गई। फिर पेट्रोलिंग जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ ऊपर मेट्रो बस का जो ट्रैक है वहाँ पर वो करती रहीं। इनके पहले पूरा शहर बंद करो और फिर उसके बाद पेट्रोलिंग भी करती रही कि कहीं कोई शख्स जो है वो बाहर ना निकल जाए। और फिर इसी तरीके से मरी रोड जो है, मरी रोड पर भी पुलिस घूमती रही कि पहले तो हमने रास्ते बंद किए, कंटेनर लगाए, और जिस जगह पर कंटेनर लगाए वहाँ पर पुलिस की भी भारी नफरी जो है वो तैनात की गई। इवन के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया, हमारे अपने कुछ दोस्त हैं उनको अरेस्ट किया गया, इकराम उल्ला जोहिया जो हैं उनको अरेस्ट किया गया। इसके अलावा समी इब्राहिम साहब हैं उनको अरेस्ट किया गया। कुछ कैमरामैन्स थे उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो किया गया। सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर जो फुटेजेस हैं वो मौजूद हैं। तो बहरहाल जी, मकसद इनका ये था जो ये बताते हैं कि हमने शहर को बंद नहीं, सड़कें बंद नहीं करने देनी, और ख़ुद पूरा शहर बंद करके बैठे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक शख्स की ज़िद और अना की खातिर ये जो काम है वो किया जा रहा है। और जस्ट इमेजिन कि रावलपिंडी जो शहर है ये कितना बड़ा कारोबारी शहर है। टच भाटा का बाज़ार, राजा बाज़ार का, इसके अलावा सदर का बाज़ार, यहाँ पर रोज़ाना अरबों की जो ट्रेडिंग है, अरबों का जो कारोबार है वो होता है। और ये सारा शहर बंद करके ना सिर्फ ये किया गया कि अवाम को ज़लीलो ख्वार किया गया, बल्कि ये अरबों रुपए का जो नुकसान है वो भी किया गया। और आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में भी ये जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर गई, लाहौर में जलसा उन्होंने किया और उसके बाद जलसा करने के बाद वापस चले गए। एहतजाज भी 2-3 घंटे होता और एहतजाज करने के बाद एहतजाज रिकॉर्ड हो जाता और उसके बाद वापस चले जाते। लेकिन ये रास्ते बंद करके इससे क्या हुआ
कि मीडिया कवरेज में तो चले ठीक है, आप कंट्रोल करके वहाँ पर उस तरह से मीडिया कवरेज नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ चैनल्स, टीवी चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर ख़बरें छपी हुई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आज सिर्फ एक ही मौजू है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, और ये सिर्फ जो लोकल मीडिया वहाँ नहीं बल्कि ये रास्ते बंद करके इंटरनेशनली भी जो कवरेज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। और एहतजाज सिर्फ और सिर्फ इनके रास्ते बंद करने की वजह से, इस फस्तायत की वजह से एक कामयाब तरीन एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड करवाने में कामयाब हुई। देखें एहतजाज का मकसद क्या था, आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना। और असल में एक और रीज़न भी आपको बताऊँ कि ये एहतजाज को क्यों रोकना चाहते थे, क्योंकि इनको ये भी डर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये एहतजाज करते हैं तो कहीं चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब पर ये जो अवामी एहतजाज होगा इसका दबाव ना पड़ जाए, और जिस तरीके से अभी बज़ाहिर सहूलतकारी वो फराहम कर रहे हैं तो इससे कहीं वो पीछे ना हट जाएं। तो ये भी एक मुबैना जो रीज़न थी वो थी, लेकिन फिर भी उससे क्या हुआ, जो एहतजाज था वो तो कामयाब हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और फिर आप देखें जी कि पूरे शहर को जिस तरह से सील किया गया, कर्फ्यू आप कह लें जी नाफिज किया गया, दफ़ा 144 नाफिज की गई, शेलिंग का जो इस्तेमाल है वो पुलिस की जानिब से किया जाता रहा, आज सारा दिन यही कुछ होता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान निकले और लियाकत बाग पहुँचे। अली अमीन गंडापुर साहब का अभी जो अब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनका जो काफ़िला है वो अभी रास्ते में ही है, अटक उन्होंने क्रॉस कर लिया, अटक जो पुल है, और उनके पास तो क्रेन्स और दीगर सामान भी है और वहाँ पर भी रुकावटें थीं, लेकिन वो उन्होंने क्रॉस कर ली हैं। तो लियाकत बाग भी वो पहुँच जाएंगे और वहाँ पर वो अपना एहतजाज थोड़ी देर के रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद फिर वापस रवाना हो जाएंगे। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ, उल्टा अवाम तो ज़लील हुई, लेकिन अवाम के दिलों में जो आपके लिए नफ़रत थी उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और वो आप ख़ुद कर रहे हैं। तो एक तो जी ये आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो एहतजाज था। दूसरे नंबर पर जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं। एक तो ये जी कि कशीदगी बढ़ती जा रही है और जो लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है जजिस के दरमियान, और बतौर सरबराह इसका जो ज़िम्मेदार है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ही हैं कि उन्होंने अपने इदारे के अंदर ये जो फूट थी बल्कि इसकी जो बुनियाद थी वही उन्होंने रखी। बहरहाल आगाज़ इसका यूँ हुआ कि सबसे पहले जो 6 जजिस थे उनकी जानिब से लेटर लिखा गया और उन्होंने ये हाईलाइट किया कि इदारे के अंदर मुदाखलत हो रही है और दबाव डाला जा रहा है, और वहाँ से चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हुई। यानी कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और सामने चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो है ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल का या टर्निंग जो पॉइंट था कि ये सारी चीज़ें एक्सपोज होकर सामने आई वो 6 जजिस के का लेटर था जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था, और उसमें उन्होंने मुदाखलत और दबाव के हवाले से कहा था। और देखें ना, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को बजाय उसके ऊपर ख़ुद वो कोई नोटिस लेते या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो केस सुनती, वो हुकूमत को रेफ़र कर दिया जी कि हुकूमत कमेटी बनाए। लेकिन फिर इंटरनली दबाव आया और फुल कोर्ट इजलास हुआ, और फिर उसके बाद ये जो मैटर था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखा, लेकिन उसमें भी एक समात हुई, 1-2 समातें हुई, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये जो केस था वही समात के लिए मुकर्रर नहीं किया। और फिर उसके बाद देखें कि जो एक और बड़ा इक़दाम चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो किया कि जिस तरह से सदारती ऑर्डीनेंस आया और बड़ी जल्दी कादी साहब ने सदारती ऑर्डीनेंस के चंद घंटों के बाद ही कमेटी में जो तब्दीली थी वो कर दी थी। और ये वही चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जब फुल कोर्ट बना था और फुल कोर्ट ने इसको अलाउ किया था तो तब कादी साहब कहते थे जी कि अगर एक चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हो और चीफ जस्टिस 10 साल तक कोई केस ना लगाए तो फिर आप क्या कर लेंगे। ये मिसाल के तौर पर मैं चीफ जस्टिस हूँ और मेरे पास केस आता है और मेरे पास इख्तियार है बेंच बनाने का और केसेस लगाने का, तो मैं 10 साल तक केस नहीं लगाऊंगा तो आप क्या कर लेंगे। तो ऐसे जो इख्तियारात हैं, ऐसी जो पावर्स हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, जब ये चीफ जस्टिस बने थे तो तब शुरू के दिन में इनके ये अल्फाज थे। और इस पर जी मतीउल्लाह जान साहब हैं, उन्होंने एक तंज़िया ट्वीट भी किया। ये वीडियो चूँकि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और उन्होंने लिखा कि ये उस वक्त के चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा हैं जब हुकूमत ने इनके कान में एक्सटेंशन का जो वसवसा था वो नहीं डाला, इब्लीस हुकूमत ने, लेकिन जब इनके कान में एक्सटेंशन पड़ी तो फिर उसके बाद यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जिसके तहत 3 रुकनी जजिस कमेटी के पास इख्तियारात थे। तो इसमें जिस तरीके से ऑर्डीनेंस आया और जिस तरह से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब को कमेटी में लेकर आए और फिर 1 मैन शो हुआ, तो इससे जो है वो डॉट्स को कनेक्ट किया जाए
तो यही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये काजी साहब की ईमा पर, बल्कि काजी साहब की ख्वाहिश के ऊपर ये एक्ट, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो लाया गया कि मेरी जो कंट्रोल है, जो मेरी पावर है, जो कि 3 रुकनी जजिस कमेटी की पावर वो अकेले मुझे मिल जाए और मैं अपनी मर्ज़ी से जो बेंचेस हैं वो बनाऊं। और फिर उसके बाद 63A नज़रसानी का जो बेंच है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास पहले सरबराही थी, वो अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लगा दी और 30 तारीख को समाअत के लिए भी मुकर्रर कर लिया है। और 63A को इसलिए किया गया है क्योंकि 63A रुकावट है आइनी तरमीम में और जुडिशल पैकेज में। और 63A है क्या, ये बेसिकली फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आर्टिकल है और इसके मुताबिक कोई भी जो MNA अगर पार्टी पॉलिसी के बगैर वोट देता है तो ना सिर्फ ये होगा कि उसका वोट काउंट नहीं होगा बल्कि वो नाअहल भी होगा। तो इसमें काजी साहब ने अभी से बताता चलूँ तो उन्होंने ये तशरीह कर देनी है कि वोट काउंट होगा लेकिन वो नाअहल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आइनी तरमीम है, जुडिशल पैकेज है, वो लाया जाएगा, या तो काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी या तो आइनी अदालत बना दी जाएगी पैरल, और सारे इख्तियारात काजी साहब को दे दिए जाएंगे। अब इस मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजिस डट कर खड़े हो गए हैं और ज़राए के मुताबिक ये मुतालबा भी किया गया कि फ़ुल कोर्ट बुलाई जाए। अभी ज़्यादा ज़ोरदार मुतालबा नहीं किया गया, ज़ोर ये तब पकड़ेगा कि जब जो जजिस हैं, चूँकि 30 सितंबर को ही जो चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगे, कल 29 है और कल संडे का दिन है, मंडे 30 है, मंडे को एक तो ये वाला मैटर भी है और फिर इसके साथ 30 तारीख को जो पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल का केस है उसका जो फ़ैसला महफूज किया गया था वो फ़ैसला भी सुनाया जाना है। तो बहरहाल जी, अगर ये चीज़ें जिस तरीके से कशीदगी चल रही है इसी तरीके से चली चीज़ें तो फिर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि जो जजेस हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें और फिर उसके बाद ये काम भी रोक सकते हैं और मुतालबा कर सकते हैं कि फ़ुल कोर्ट बुलाई जाए और फ़ुल कोर्ट बुलाकर ये जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया इसको उड़ाया जाएगा और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट इजलास का सब इस वजह से नहीं बुला रहे क्योंकि 2/3 अक्सरियत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास है। 3 से 4 जजेस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं या उनके हम ख्याल हैं, जिनमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान तो बिल्कुल क्लियर उनका हो गया, एक अदा जज आप जो है वो और कह सकते हैं। तो बहरहाल कशीदगी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो लेटर्स हैं वो भी लिखे जा रहे हैं। अब जस्टिस मंसूर मुनीब अख्तर जो हैं वो भी बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं और 30 तारीख को जो बेंच 63A वाला बैठ रहा है, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं ज़राए का ये दावा है कि वो उससे बाइकआउट करेंगे, बल्कि उन्होंने ये जो मौजूदा 3 रुकनी काजी कमेटी, अगर इसको कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, इसके तहत जो बेंचेस बनाए जाएंगे इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो नहीं बैठ रहे और उनकी तरफ से भी कोई जो लेटर है वो शायद आ सकता है। और अगर वो ना बैठें तो फिर उसके बाद चूँकि वो ऑथर जज थे 63A की जो तशरीह की गई थी, तो उसके बाद ये जो केस है वो आगे नहीं चल सकता। लेकिन खैर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जहाँ तक वो अगर इस नहज तक पहुँच गए अपनी एक्सटेंशन के लिए, तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो जस्टिस मुनीब अगर ना भी बैठें तो वो कहेंगे नहीं जी मैं केस सुनूंगा और वो केस सुन लें, क्योंकि आइन और कानून के ऊपर किसने इम्प्लीमेंट करवाना है, अदलिया ने जो है वो फैसले देने हैं, इंतज़ामिया ने इम्प्लीमेंट करवाना है। यहाँ पर तो सूरत हाल ये बन चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तों का जो अक्सरियती फ़ैसला आया था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजिस का, कुल 8 जजिस थे, तो उनको कह रहा है इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि आपने जो ये वजाहत दी है आपने आइन को रीराइट किया है। अब देखें, आप तसव्वुर करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये क्या काम कि वो सुप्रीम कोर्ट से कहे कि आप आइन को रीराइट कर रहे हैं, आपने तशरीह सही नहीं की, तो क्या वो आपकी मर्ज़ी से तशरीह करे, या आपका क्या काम? ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है और आपका काम तो फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जाहिर सी बात है मुक़्तदरा की अगर सपोर्ट है, किसी की शय है और कार्रवाई नहीं हो सकती, ये मालूम है, तो इस वजह से ये जो पंगेबाजी इसको मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के साथ भी जो चढ़ाई है वो की जा रही है। और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन तो हुकूमत से भी बढ़कर जो मौक़िफ़ है वो अपना रहा है और सीधा सीधा कह रहा है जी कि आपका जो फ़ैसला है वही गैर आइनी है और आप अपने इस फ़ैसले को जो है वो वापस लें। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, कशीदगी इदारों के दरमियान भी चल रही है और जजिस के दरमियान भी कशीदगी बढ़ती जा रही है, शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर 30 तारीख मंडे के दिन से जो एक स्टार्ट हो रहा है, वीक स्टार्ट हो रहा है। 2 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो समाअत के लिए देखें। अब दूसरी तरफ से जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब जो हैं वो किस तरीके से कोई जो रिएक्शन है वो देते हैं। और आज का दिन तो खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नाम है कि एहतजाज की जो उन्होंने कॉल दी और फिर उसके बाद एक कामयाब जो एहतजाज है
वो हुकूमत ने ख़ुद करवाया। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफ़सीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।